अनवर अल-अवलाकी एक विवादास्पद शख्सियत थे, जिनकी यात्रा उन्हें अमेरिकी मस्जिदों में एक अमेरिका में जन्मे इमाम से जिहादी हिंसा के लिए एक प्रमुख अंग्रेजी भाषा के प्रचारक तक ले गई। 1971 में लास क्रूसेस, न्यू मैक्सिको में जन्मे वो युवा मुस्लिम अंग्रेजी बोलने वालों में करिश्माई वक्ता थे। यमन जाने के बाद उनकी बयानबाजी हिंसक उग्रवाद के समर्थन में बदल गया और वे अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा के साथ जा मिले। ऑनलाइन व्याख्यान व लेखन से उन्होंने वैश्विक दर्शकों को प्रेरित कर विकेंद्रीकृत कट्टरपंथीकरण को प्रभावित किया। 2011 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अल-अवलाकी आज भी विवादित हैं और उनकी यात्रा व डिजिटल युग में उग्रवाद के रूप को दर्शाते हैं। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम उस अमेरिकी मौलवी के बारे में जानेंगे जिसने एक पीढ़ी को कट्टरपंथी बनाया। अल-अवलाकी का जन्म 21 अप्रैल 1971 को लास क्रूसेस, न्यू मैक्सिको में हुआ था, जब उनके पिता नासिर अल-अवलाकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातकोत्तर पढ़ाई कर रहे थे। उनका अमेरिकी जन्म उन्हें नागरिकता देता है, जो बाद में उनके जीवन में अहम साबित हुआ। हालांकि उनकी पहचान केवल उनकी राष्ट्रीयता से कहीं अधिक चीजों से बनी थी। जब वो छोटे थे, उनका परिवार यमन चला गया, जहां उन्होंने अपना अधिकांश बचपन बिताया। 1970 और 1980 के दशक यमन के लिए उथल-पुथल भरे साल थे, जिन्हें राजनीतिक बदलाव और धार्मिक रूढ़िवाद के उदय ने चिन्हित किया। इसी माहौल में उन्होंने अरबी भाषा और इस्लामी परंपराएं अपनाईं, जिसमें उनके पिता की यमन के शिक्षित अभिजात वर्ग में स्थिति का असर था। किशोरावस्था में अल-अवलाकी अमेरिका लौटे और स्कूल में पढ़ाई की और अंततः 1990 के दशक की शुरुआत में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। इस दौरान वे कैंपस के धार्मिक समूहों जैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन में सक्रिय हुए और वहां नमाज पढ़ाने व भाषण देने लगे। इससे उन्हें अपने वक्तृत्व कौशल और धार्मिक विद्वता में रुचि दिखाने का अवसर मिला। हालांकि उन्होंने पारंपरिक रास्ता अपनाया, लेकिन बाद में उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड के विवरण पर सवाल उठे। पढ़ाई पूरी करते ही अल-अवलाकी खुद को दो दुनियाओं के बीच खड़ा पाया। एक अमेरिकी नागरिक जो पश्चिमी शिक्षा के साथ यमनी संस्कृति और इस्लामी परंपरा से भी गहराई से जुड़े थे। यह दृष्टिकोण बाद में उनकी संवाद शैली और जीवन की दिशा को आकार देगा। 2002 में अनवर अल-अवलाकी ने 11 सितंबर के हमलों के बाद अधिकारियों की बढ़ती निगरानी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ दिया। भले ही उन पर आरोप नहीं था, उनके संबंधों की जांच से उनकी स्थिति अस्थिर हो गई थी। वह पहले यूनाइटेड किंगडम गए, जहां उनके व्याख्यान अधिक राजनीतिक हो गए और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के संघर्षों व पश्चिमी विदेश नीति की आलोचना पर केंद्रित थे। उसी साल बाद में वो यमन गए, जो उनके परिवार का मूल देश था और उस समय आंतरिक अस्थिरता व चरमपंथ से निपटने के लिए अमेरिका के दबाव में था। 2006 में यमनी अधिकारियों ने उग्रवादी गतिविधियों के संदेह में उन्हें गिरफ्तार कर 18 महीने बिना मुकदमे के जेल में रखा। माना जाता है कि इस अनुभव ने उनकी शिकायतें बढ़ाई और विचारधारा बदलने में मदद की। 2007 में रिहा होने के बाद वो मस्जिद से जुड़े इमाम से एक ज्यादा स्वतंत्र आवाज के रूप में बदल गए। उनके उपदेशों व लेखन में वैश्विक घटनाएं इस्लाम पश्चिम संघर्ष के रूप में दिखाई गईं और उन्होंने पश्चिमी लक्ष्यों पर हिंसा को उचित ठहराया। 2009 तक वो अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा यानी AQAP के साथ जुड़ गए थे, जहां उनकी अंग्रेजी में दक्षता और सांस्कृतिक समझ ने उन्हें एक प्रभावी संप्रेषक बना दिया था। उन्होंने पश्चिमी दर्शकों के लिए ऐसी सामग्री बनाई जिससे वे वैश्विक संघर्षों को व्यक्तिगत रूप में देखें और आमतौर पर समूहों से बाहर रहने वाले लोग भी प्रभावित हों। कुल मिलाकर अल-अवलाकी
एक सामुदायिक नेता से उग्रवादी प्रचार की एक अहम शख्सियत में बदल गए और दशक के अंत तक उन्होंने अपने वैश्विक प्रभाव की नींव रख दी थी। ऐसे पल अक्सर केवल बस ऊपरी तस्वीर ही दिखाते हैं। आतंक के खिलाफ युद्ध की सच्चाई एक वीडियो में बताने से कहीं ज्यादा जटिल है। इसीलिए मैंने ऑडिबल इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके पास युद्ध और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर गहराई से नजर डालने वाली ऑडियो बुक्स हैं, जो पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने लाती हैं। आप नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से मुफ्त ऑडियो बुक और 30 दिन की ट्रायल पा सकते हैं। अगर आप आतंकवाद रोधी रणनीतियों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो जरूर इसे देखें। यह डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है। 2000 के दशक के अंत तक अल-अवलाकी अपने जीवन के उस दौर में थे जिसने उनके वैश्विक प्रभाव को निर्णायक रूप से आकार दिया। अब वे मस्जिदों या समुदायों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इंटरनेट पर सक्रिय थे, जो भौगोलिक सीमाओं से परे एक मंच था। यह बदलाव संयोगवश नहीं था, बल्कि यही उनके प्रभाव का केंद्र था। वो अग्रणी जिहादी नेता बने जिन्होंने प्रचार और भर्ती के लिए डिजिटल मीडिया की ताकत को समझा। भाषाई बाधाओं से बंधे पहले के विचारकों के विपरीत उन्होंने अंग्रेजी में धारा प्रवाह संवाद किया, जिससे पश्चिमी युवाओं से उनकी बात जुड़ गई, जो पहचान या उद्देश्य तलाश रहे थे। इस्लामी इतिहास और पैगंबरों पर उनकी शुरुआती व्याख्यान श्रृंखला ऑनलाइन फैली, जिससे नए श्रोता जुड़े जिन्हें पहले चरमपंथी विचार नहीं मिले थे। समय के साथ उनकी सामग्री ज्यादा कट्टरपंथी हो गई, जिसमें धार्मिक कथाएं राजनीतिक संदेशों के साथ दर्शकों को चरमपंथी निष्कर्षों तक ले गईं। अल-अवलाकी का प्रभाव वास्तविक हमलों से उनके संबंध स्पष्ट था। निदाल हसन, जो फोर्ट हुड शूटिंग के लिए जिम्मेदार था और हमले से पहले उससे संपर्क में था, जबकि उमर फारूक अब्दुल मुत्तलब, जो नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 253 की नाकाम बमबारी में शामिल था, दोनों उनसे जुड़े थे। उनका प्रभाव AQAP की अंग्रेजी पत्रिका इंस्पायर के जरिए फैला, जिसमें वैचारिक लेखों के साथ एकल हमलावरों द्वारा किए जाने वाले हमलों को बढ़ावा देने वाला व्यावहारिक मार्गदर्शन भी था, यानी ऐसे हमले जो नेतृत्व के सीधे निर्देश के बजाय विचारधारा से प्रेरित होते हैं। ये उग्रवादी रणनीति में बड़ा बदलाव था। अल-अवलाकी के व्याख्यान और लेखन अक्सर उन लोगों की पृष्ठभूमि में मिलते थे जो पश्चिम में कट्टरपंथ की ओर मुड़े थे। उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव इसे रोकना कठिन बनाता था। उसने व्याख्या के लिए एक ऐसा ढांचा दिया जिसे लोग स्वतंत्र रूप से अपना सकते थे। आखिरकार वह प्रचारक से बढ़कर बन गया। वह संस्कृतियों के बीच एक पुल था, जो आधुनिक मीडिया का उपयोग करके एक ऐसा संदेश पहुंचाता था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से असली दुनिया की हिंसा तक जा सकता था। उसकी विरासत दिखाती है कि डिजिटल युग में प्रभाव बिना सीमाओं के काम कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे विचारों पर टिका होता है जो आपस में जुड़े विश्व में फैलते हैं। 2000 के दशक के अंत तक अल-अवलाकी अमेरिकी आतंकवाद रोधी प्रयासों के लिए एक अहम शख्सियत के रूप में उभरे थे, जो एक संदिग्ध व्यक्ति से अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा के सक्रिय सदस्य बन गए थे। अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों से प्रभावी ढंग से संवाद करने और प्रचार को कार्रवाई से जोड़ने की क्षमता ने उन्हें नेटवर्क के अन्य लोगों से अलग कर दिया। एक विवादास्पद फैसले में अमेरिकी सरकार ने अल-अवलाकी को लक्षित हत्या सूची में डाला, जिससे उनका अमेरिकी नागरिक होना मामला और जटिल हो गया। आमतौर पर विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत किसी की जान लेने से पहले उस पर आरोप लगाए जाते हैं और मुकदमा चलाया जाता है। सरकार ने कहा कि अल-कायदा के साथ सशस्त्र संघर्ष ने अलग कानूनी ढांचे को उचित ठहराया। बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान लिया गया यह फैसला आतंकवाद विरोधी रणनीति में बदलाव को दर्शाता है, जिसमें गिरफ्तारी और मुकदमे पर निर्भर रहने के बजाय लक्षित हमलों को प्राथमिकता दी गई। अल-अवलाकी का नाम इस सूची में शामिल होना 2010 में सार्वजनिक हुआ, जिससे उनके पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक स्वतंत्रता संगठनों द्वारा कानूनी चुनौतियां सामने आईं। उनका कहना था कि न्यायिक निगरानी न होने से यह कदम संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन है। अदालतों ने प्रक्रिया के आधार पर मामला खारिज किया, जिससे संवैधानिक प्रश्न अनसुलझे रह गए। इस दौरान अल-अवलाकी को निशाना बनाने के लिए एक गोपनीय कानूनी तर्क तैयार किया गया कि वो आसन्न खतरा है और उसे पकड़ना व्यावहारिक नहीं था। आसन्नता की परिभाषा विवादास्पद हो गई, जिसमें हमलों की योजना में निरंतर संलिप्तता भी शामिल है।
जैसे जैसे साजिशों से उसके संबंधों की जानकारी, जैसे नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की उड़ान और फोर्ट हुड गोलीबारी सामने आई, सार्वजनिक बहस तेज हुई। आलोचकों ने जवाबदेही मांगी, जबकि समर्थकों ने इन संबंधों को स्पष्ट और वर्तमान खतरे का प्रमाण बताया। यमन के दूरदराज इलाकों में उसे ढूंढने की कोशिशों के बावजूद अनवर अल अवलाकी को पकड़ना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ, जिससे ड्रोन हमलों पर निर्भरता बढ़ गई। वह नए खतरे का प्रतीक बना, जिसमें विचारधारा का संचालनात्मक प्रभाव जुड़ा था, और वह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के शासन के बीच संतुलन की चर्चा का केंद्र बन गया। अंततः उसे निशाना बनाने के फैसले ने नागरिकता और कार्यकारी शक्ति से जुड़े अहम सवाल उठा दिए, जो अब भी गूंज रहे हैं। 2011 तक अल अवलाकी की तलाश उत्तरी यमन के दूरदराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंच गई थी, जहां सरकार का नियंत्रण कम था और अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा जैसे समूह स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे। कठिन पहाड़ी इलाका और जटिल जनजातीय समीकरणों ने सैन्य अभियानों को जोखिमपूर्ण बना दिया था। नतीजतन अमेरिकी योजनाकार हवाई निगरानी और ड्रोन हमलों पर ज्यादा निर्भर होने लगे। 30 सितंबर की शुरुआत में यह रणनीति एक अहम अभियान के रूप में समाप्त हुई। अमेरिकी ड्रोन हमले ने अल-जौफ प्रांत में एक काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में अल अवलाकी और अमेरिकी नागरिक समीर खान, जो AQAP की अंग्रेजी मैगजीन इंस्पायर के संपादक थे, मारे गए। यह ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का सहयोग था, जो अमेरिकी आतंकवाद विरोधी प्रयासों की एकीकृत प्रवृत्ति दिखाता है। अल अवलाकी पर हमला वर्षों की खुफिया जानकारी और कानूनी विचार विमर्श का नतीजा था। पारंपरिक सैन्य अभियानों के बजाय यह AQAP के खतरनाक प्रचारक के रूप में उसकी भूमिका के मूल्यांकन पर आधारित लक्षित हत्या थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता माना, क्योंकि इसमें एक उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्य को खत्म किया गया, जो गिरफ्तारी से बच रहा था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अल अवलाकी की अमेरिकियों पर हमलों की योजना में भूमिका स्वीकार की थी। उसकी हत्या से उसके अमेरिकी नागरिक होने पर चिंताएं और विधि सम्मत प्रक्रिया और कार्यपालिका के अधिकार पर बहस शुरू हो गई। आलोचकों ने कहा कि हमले ने चिंताजनक मिसाल बनाई, जबकि समर्थकों ने इसे परिस्थितियों के अनुसार सही बताया। कुछ हफ्ते बाद 14 अक्टूबर को यमन में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में अब्दुल रहमान अल अवलाकी, अनवर का 16 वर्षीय बेटा, मारा गया, जिसका AQAP से कोई संबंध नहीं था। अधिकारियों के इस दावे के बावजूद कि वह निशाना नहीं था, उसकी मौत ने ड्रोन अभियान की आलोचना बढ़ाई और नागरिक हताहतों व जवाबदेही के मुद्दे सामने आए। इन घटनाओं ने ड्रोन युद्ध का नया मोड़ दिखाया और अमेरिकी आतंकवाद विरोधी क्षमताएं दूर-दराज इलाकों में स्पष्ट कीं। हालांकि अनवर अल अवलाकी की मौत ने उनके सीधे प्रभाव को समाप्त कर दिया, लेकिन उनके व्याख्यान और लेखन ऑनलाइन प्रसारित होते रहे, जिससे विचारों की एक ऐसी विरासत बनी रही जिसे उनके स्रोत की तरह समाप्त नहीं किया जा सका। कई पश्चिमी देशों में हिंसक घटनाओं की जांच में अक्सर उसका प्रभाव सामने आया, क्योंकि लोग आत्म उग्रवादीकरण की प्रक्रिया में उसकी सामग्री का इस्तेमाल करते थे। अल अवलाकी ने अल-कायदा के साथ काम कर हिंसा का विकेंद्रीकृत मॉडल बढ़ावा दिया। उनकी प्रभावशाली संवाद शैली और अमेरिकी पृष्ठभूमि ने कई लोगों को आकर्षित किया और उनका संदेश प्रभावशाली बना। उनकी विरासत आतंकवाद विरोधी उपायों और अमेरिकी नागरिक को निशाना बनाने के नतीजों पर जटिल सवाल उठाती है। उनके बेटे की हत्या ने दूरस्थ युद्ध की मानवीय लागत को और जटिल बना दिया। अल अवलाकी की कहानी डिजिटल युग में प्रभाव के बदलाव को दर्शाती है, दिखाती है कि आधुनिक संचार उग्रवादी विचारों को कैसे बढ़ा सकता है। उनकी कहानी ऑनलाइन सामग्री की स्थायित्व को उजागर करती है और यह दिखाती है कि उनके जैसे व्यक्तित्वों का प्रभाव उनकी शारीरिक उपस्थिति से कहीं आगे तक जाता है और उनकी मृत्यु के बहुत बाद तक कट्टरपंथीकरण पर चल रही चर्चाओं को आकार देता है।